हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल मैथ रेट्स में। दोस्तों आज की वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th के मॉडल सेट 1 मैथ्स का। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखें। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले 120 को गुणनखंड करने से पहले अभाज्य संख्या के बारे में जान लेते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो एक और खुद की संख्या को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से पूरी डिवाइड ना होता हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7 ये सभी संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 120 को ऐसे ही संख्या से हमें गुणनखंड करना होगा। तो चलिए 120 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। जैसे 120 का अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले हमें 120 120 जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड होने के बाद में हमें कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। फिर अगेन 60 जो है 2 से डिवाइड होगा, तो 60 2 से डिवाइड होने के बाद में हमें फिर अगेन क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। फिर अगेन 30 जो है फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड होने के बाद में हमें फिर अगेन 15 मिलेगा। तो अब 15 जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 से डिवाइड होने के बाद हमें 5 मिलेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 120 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 मेरा राइट है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 306 तथा 657 का महत्तम समापवर्ती 9 दिया है और 306 तथा 657 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो किन्हीं दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के बीच रिलेशन होता है। तो हम लिख सकते हैं लाशा इंटू माशा इज इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, जो कि लाशा हमें मालूम नहीं है, लाशा हमें निकालना है। लाशा इंटू माशा जो दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, 9 इज इक्वल टू पहली संख्या दिया हुआ है 306 इंटू दूसरी संख्या दिया हुआ है 657, तो 657 दूसरी संख्या। तो लाशा यहाँ से निकल जाएगा, लाशा इज इक्वल टू हो जाएगा 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9। तो 9 से अगर हम डिवाइड करते हैं 306 को, तो मेरा 34 टाइम्स में मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो लासा इज इक्वल टू मेरा निकल के आ जाएगा 34 गुना 657 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मेरा निकल के आ जाएगा 22338, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर भी मेरा सही है। क्वेश्चन नंबर 3 15 और 25 का HCF होगा। तो सबसे पहले 15 का हम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो इसका फैक्टर हो जाएगा 3 इंटू 5 हो जाएगा, और 25 का फैक्टर हो जाएगा 5 इंटू 5 हो जाएगा। तो दोनों 15 और 25 में दोनों में मेरा 5 कॉमन है, और ये दोनों जो है हाईएस्ट भी है। तो इसलिए 15 और 25 का HCF हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। क्वेश्चन नंबर 4 एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए फिर नवलैंगिक होता है। तो क्या होता है, अद्वितीय होता है, ठीक है, एक यूनिक होता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी मेरा सही। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 द्विघात बहुपद होगा जिनके शून्यंकों का योग √2 दिया हुआ है और गुणनफल 1/3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले शून्यंकों का योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 दिया हुआ है, और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3 दिया हुआ है। तो द्विघातीय बहुपद का सूत्र होता है, द्विघातीय बहुपद का फार्मूला होता है, क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और तो क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है √2, तो √2 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर 3 हम अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 डिवाइड बाई 3 होगा, जो कि द्विघातीय बहुपद मेरा क्या निकल के आ जाएगा 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 मेरा निकल कर आ जाएगा, जो कि डिनोमिनेटर को मतलब हर को लिखा नहीं जाता है। तो द्विघातीय बहुपद मेरा क्या निकल कर आ जाएगा 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1, जो कि ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर मेरा बी राइट।
चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यंक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी बहुपद पी एक्स के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यंकों की संख्या क्या होगी। तो इस फिगर में बहुपद के शून्यंकों की संख्या 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे पी एक्स बहुपद जो कि किसी भी एक्स एक्सिस को लाइन को टच करते हुए नहीं जा रहा है, तो इसलिए इस बहुपद पी एक्स का ग्राफ में शून्यंकों की संख्या क्या होगा, 0 होगा। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8, समीकरण युग्म a1 x प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0 तथा a2 x प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। यदि a1 बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू नॉट इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू हो तो समीकरण युग्म में कोई हल नहीं होगा, क्योंकि बी वन बाई बी टू नॉट इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू है। तो इसलिए इस समीकरण में कोई हल नहीं होगा। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, समीकरण युग्म 2x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू 0 तथा 3x प्लस 4y प्लस 20 इज इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित सरल रेखाएं क्या होगा। तो यहाँ पे इस समीकरण युग्म में 2x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू 0 में तो a1 इज इक्वल टू हम ले सकते हैं 2 और b1 ले सकते हैं क्या, -3 और c1 इज इक्वल टू हम ले सकते हैं 0। और इस समीकरण में हम ले सकते हैं a2 इज इक्वल टू 3 और b2 इज इक्वल टू 4 और c2 इज इक्वल टू 20। तो अगर हम a1 बाई a2 अगर हम निकालते हैं तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू 2 बाई 3 होगा, और b1 बाई b2 अगर हम निकालते हैं तो -3 बाई 4 होगा, जो कि a1 बाई a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2 के बराबर है। तो जब भी इस तरह का कंडीशन जब भी आता है तो सरल रेखाएं कैसा रहता है, प्रतिच्छेदित रहता है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, एक दूसरे को कट करेगा। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट है। क्वेश्चन नंबर 10, c के किस मान के लिए समीकरण युग्म सी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू तथा सी एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू 4 का अनंत हल है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 में c का वैल्यू फाइंड करना है। तो सी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू इस इक्वेशन में हम लिख सकते हैं a1 इज इक्वल टू सी और b1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं -1 और c1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं -2 और सी एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू 4 के इस इक्वेशन में हम लिख सकते हैं a2 इज इक्वल टू 6, b2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं -2 और c2 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं -4। ठीक है, तो अनंत हल होने के लिए कंडीशन होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। तो यहाँ पे a1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो a1 का वैल्यू है c बाई और a2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, a2 का वैल्यू है 6 इज इक्वल टू b1 का वैल्यू है -1 और b2 का वैल्यू है -2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो c इज इक्वल टू मेरा मिलेगा 6/2 और 6 और 2 कैंसिल होके हमें c का वैल्यू 3 मिलेगा। तो c इज इक्वल टू 3, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, समीकरण युग्म 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 का हल क्या है। तो सबसे पहले दोनों इक्वेशन में हम सबसे पहले 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 को हम इक्वेशन हम लेट 1 कर लेते हैं। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर 1 और सेकंड इक्वेशन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 को हम सेकंड इक्वेशन लेट कर लेते हैं। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ये मेरा सेकंड इक्वेशन है और दोनों को विलोपन विधि से हम सॉल्व करते हैं। तो दोनों इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम इक्वेशन फर्स्ट को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में मेरा फर्स्ट इक्वेशन मेरा निकल के आ जाएगा 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 और सेकंड इक्वेशन मेरा निकल के आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद में 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब जब दोनों जो है 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 7x हो जाएगा, प्लस -2y प्लस 2y इज इक्वल टू कैंसिल आउट हो जाएगा और 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 14 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 7x इज इक्वल टू 14 हो गया, तो x इज इक्वल टू x का वैल्यू जो निकल के आएगा 14/7 इज इक्वल टू 2, x का वैल्यू यहाँ पे 2 निकल के आया। अब सेकंड में क्या करेंगे, अब किसी भी एक इक्वेशन में x के वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे कि इक्वेशन फर्स्ट में हम x का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 मिलेगा।
जो कि x का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 2 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 5, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 4, तो y इज इक्वल टू मेरा मिलेगा y इज इक्वल टू -1 मिलेगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट है, जो कि x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -1 आया है। क्वेश्चन नंबर 12, वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है? वह असंगत कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट है। क्वेश्चन नंबर 13, समीकरण युग्म x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 का हल है। तो इस समीकरण में हमें x और y के वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस समीकरण को x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 लिखते हैं और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 को अगर हम विलोपन विधि से अगर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ये कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ पे प्लस एक्स तो जुड़ के 2x हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5 निकलेगा। और अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 जब निकला तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, मेरा जब फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम x का वैल्यू अगर पुट करते हैं तो मेरा y का मान कितना हो जाएगा, 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 5, तो y इज इक्वल टू मेरा निकल के आ जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघाती समीकरण है? तो अगर कोई भी इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो और ए नॉट इज इक्वल टू 0 हो तो वह द्विघाती समीकरण कहलाएगा। जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ए नॉट इज इक्वल टू अगर 0 होगा तो कोई भी द्विघाती समीकरण अगर इस फॉर्म का अगर दिखेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में दिखेगा, तो वह समीकरण वह इक्वेशन द्विघाती समीकरण का होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन को देखकर द्विघाती समीकरण को पता करने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे है ऑप्शन x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7, तो अगर इसका सोल्यूशन कर दे तो करने पर हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरा पहला द्विघाती समीकरण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू, अगर इसको सॉल्यूशन करते हैं सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर निकालते हैं तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x, जो कि ये भी द्विघाती समीकरण नहीं होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अगर हम चेक करते हैं तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3, तो इसको सॉल्व करने पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर अगर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 6, ये जो है ऑप्शन नंबर 14 का सी जो है द्विघाती समीकरण में है क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर मेरा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15, यदि विविक्तिकर डी ग्रेटर देन 0 हो तो मूल होंगे। तो अगर विविक्तिकर डी ग्रेटर देन अगर 0 होता है तो मूल वास्तविक और भिन्न होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। क्वेश्चन नंबर 16, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति है। तो किसी भी द्विघाती समीकरण के मूलों की प्रकृति फाइंड करने के लिए तो सबसे पहले उसका विविक्तीकरण निकाला जाता है, जैसे कि डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि इस इक्वेशन में b इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा 1 और a इज इक्वल टू हो जाएगा 1 और c इज इक्वल टू हो जाएगा -1। अगर यहाँ पर इस इक्वेशन में अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो d इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है 1 इंटू और c का वैल्यू है -1, तो d इज इक्वल टू 1 माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 4, तो d इज इक्वल टू 5 मेरा निकल कर आ जाएगा, जो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, जो कि वास्तविक होगा और असमान होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट है। क्वेश्चन नंबर 17, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि उसका विविक्तीकर डी ग्रेटर देन 0 होगा। इसका अर्थ हुआ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन अगर 0 होगा तो उसके मूल जो है दो भिन्न होगा और वास्तविक मूल निकलेगा, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर और सी मेरा राइट। क्वेश्चन नंबर 18, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का विविक्तीकर क्या होगा। तो विविक्तीकर निकालने का फॉर्मूला होता है तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि इस इक्वेशन में a इज इक्वल टू दिया हुआ है 1,
बी इज इक्वल टू दिया हुआ है -1 और सी इज इक्वल टू दिया हुआ है +3। तो अब इस d इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac में अगर हम वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो d इज इक्वल टू बी का वैल्यू है -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू है 1 और सी का वैल्यू है 3। तो d इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 -4 और -4 इंटू 3 -12 d इज इक्वल टू -11 जो कि द्विघाती समीकरण x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का विविक्तिकर -11 होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट है। क्वेश्चन नंबर 19, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0 का मूल समान हो तो k का मान ज्ञात करें। तो इस द्विघाती समीकरण में मूल समान है, तो यदि किसी द्विघाती समीकरण का मूल समान अगर होता है तो इसका विविक्तिकर 0 होता है। तो हम लिख सकते हैं d इज इक्वल टू 0, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा, जो कि इस द्विघाती समीकरण में a का वैल्यू है मेरा 1 है और b का वैल्यू है मेरा -4 और c का वैल्यू है k। तो यहाँ पे d इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac में अगर वैल्यू a b c का वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें जो है k का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। b के प्लेस में हमें रखना है -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है 1 और सी का वैल्यू है मेरा k इज इक्वल टू अगर 0 के बराबर रखते हैं तो मेरा जो है क्या निकल के आता है, जैसे -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा और -4 इंटू के तो -4 के इज इक्वल टू 0, तो -4 के इज इक्वल टू -16, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो k इज इक्वल टू 16/4, तो मेरा k का वैल्यू निकल के आ जाएगा मेरा 4। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 का मूल्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ पे a इस द्विघाती समीकरण में a इज इक्वल टू दिया हुआ है मेरा 1 और b इज इक्वल टू दिया हुआ है -5 और c इज इक्वल टू दिया हुआ है 6। तो द्विघाती समीकरण का सूत्र होता है इसका मूल्य को ज्ञात करने के लिए, तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a होता है। अब यहाँ से यहाँ पे a b c का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो v का वैल्यू है -5, तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट -5 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू है मेरा 6 डिवाइड बाई 2 इंटू a का वैल्यू है 1। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू मेरा निकलेगा माइनस इंटू माइनस प्लस 5 प्लस माइनस अंडर रूट -5 का स्क्वायर तो 25 माइनस और 4 इंटू 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 25 में 24 सेपरेट करेंगे तो √1 आएगा। √1 का वैल्यू 1 होता है डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे मेरा x का वैल्यू जो आया x इज इक्वल टू 1 प्लस 5 प्लस 1 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 6/2 इज इक्वल टू मेरा आएगा 3 और दूसरा मेरा आएगा 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 4/2 इज इक्वल टू मेरा x इज इक्वल टू 2 वैल्यू आएगा, जो कि x के वैल्यू जो है 2 आया, एक 2 आया और एक 3 आया, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन एपी में है। तो किसी भी संख्या का क्रमागत संख्या का एपी में होने के लिए उसके बीच का कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। तो ऑप्शन ए अगर हम देखते हैं तो 2 4 8 16 का है, तो जो कि 2 जो है 2 और 4 के बीच में 2 का कॉमन डिफरेंस है, 4 और 8 के बीच में 4 का डिफरेंस है और 8 और 16 के बीच में 8 का डिफरेंस है, जो कि ये ऑप्शन नंबर ए एपी में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हम चेक कर लेते हैं 1 3 5 7 1 और 3 के बीच में 2 का कॉमन डिफरेंस है, 3 और 5 के बीच में 2 का कॉमन डिफरेंस है और 5 और 7 के बीच में मेरा 2 का कॉमन डिफरेंस है। ये सभी क्रमागत संख्या में सभी का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी ये जो संख्या जो दिया हुआ है वह एपी को दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 22 एपी का क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि फर्स्ट टर्म मेरा दिया हुआ है a इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है और d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस 5 दिया हुआ है और n इज इक्वल टू मेरा 10 दिया हुआ है। तो यहाँ से nवां टर्म हमें फाइंड करना है, तो हम मेरा जो फार्मूला जो होता है nवां टर्म फाइंड करने का, तो a 10 इज इक्वल टू a प्लस
n माइनस वन इंटू डी, और तो इज इक्वल टू ए का मतलब प्रथम टर्म दिया हुआ है 2 प्लस n माइनस वन, तो टेन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है 5। तो इसको सोल्व करते हैं तो 2 प्लस 10 माइनस वन 9 इंटू 5, तो 2 प्लस 9×5 = 45 इज इक्वल टू 47, जो कि क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट है। क्वेश्चन नंबर 23, दो अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित है? तो दो अंकों वाली संख्या स्टार्ट होता है 10 से, लेकिन 10 जो है 3 से डिवाइड नहीं होता है, 11 भी 3 से डिवाइड नहीं होता है, 12 होता है। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। इसका अंतिम टर्म क्या हो जाएगा? an इज इक्वल टू 99 हो जाएगा, और इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि हमें nवां पद निकालना है। तो nवां पद n मतलब कितना, दो अंकों वाली कितनी संख्या होगा? तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन का वैल्यू हमें मालूम है 99 इज इक्वल टू ए का वैल्यू हमें मालूम है 12 प्लस एन माइनस वन, तो एन माइनस वन इंटू डी हमें मालूम है 3। तो 99 माइनस 12 कर देते हैं, तो इधर बचता है 3n माइनस 3। तो 99 में 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 87 होगा। 87 माइनस माइनस 3 है, तो इधर आके प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 39। तो 87 प्लस 3 को अगर हम ऐड करते हैं तो मेरा 3n इज इक्वल टू 90 होगा। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90/3। तो मेरा निकल के आ जाएगा n इज इक्वल टू 30, जो कि क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट है। क्वेश्चन नंबर 24, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 0 और 50 के बीच में कितनी विषम संख्या आएगा, तो उसको सबसे पहले फाइंड कर लेना है। तो अगर विषम संख्या अगर बात करते तो विषम संख्या जो वैसी संख्या जो 2 से डिवाइड ना होता हो, तो वैसी संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे 0 और 50 के बीच में प्रथम विषम संख्या हो जाएगा a इज इक्वल टू हो जाएगा 1 से स्टार्ट होगा प्रथम टर्म, और an इज इक्वल टू हो जाएगा 49, और कॉमन डिफरेंस d हो जाएगा 2 का। तो यहाँ तो सबसे पहले तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हमें फाइंड कर लेना है। एन नंबर ऑफ टर्म हमें फाइंड कर लेना है। तो ए एन मेरा दिया हुआ है 49, और इज इक्वल टू ए का वैल्यू दिया हुआ है 1 प्लस, और एन का वैल्यू अभी मालूम नहीं है, एन माइनस वन, और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 2। तो 49 और प्लस इज इक्वल टू वन इधर आएगा तो माइनस वन हो जाएगा इज इक्वल टू 2n माइनस 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 48 और माइनस 2 इधर चला जाएगा तो प्लस 2 इज इक्वल टू 2n। तो 2n इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा 50। तो n इज इक्वल टू 50/2, और n इज इक्वल टू मेरा निकलेगा n इज इक्वल टू 25 मेरा निकलेगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म मेरा निकल गया कितना? 25। 0 और 50 के बीच में 25 जो है विषम संख्या है। तो अब यहाँ पे 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग फाइंड कर लेते हैं। एन का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी का होल ब्रैकेट। तो n का वैल्यू 25 मालूम है, 25/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए का वैल्यू है 1 प्लस n माइनस वन, तो 24 इंटू कॉमन डिफरेंस है 2 का, तो 2 लिख देते हैं। तो यहाँ से तो 25/2 ब्रैकेट 2 इंटू वन, 2 प्लस 24 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो मेरा 48। तो मेरा कितना निकल कर आ जाएगा? 25 इंटू 25/2 इंटू 50, तो 2 और 50 कैंसिल होगा तो 25 बनेगा, जो कि 20 Sn इज इक्वल टू मेरा निकल कर आ जाएगा 25 इंटू 25, और 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट है। क्वेश्चन नंबर 25, सभी वृत्त होते हैं तो सभी वृत्त एक समरूप होते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट है। क्वेश्चन नंबर 26, आकृति में यदि डी ई पैरेलल टू बी सी और डी बी इज इक्वल 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ए इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है तथा ई सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो तो ए डी का मान क्या होगा?
तो इस आकृति में एक त्रिभुज दिया गया है और एक त्रिभुज में इसका एक भुजा के समांतर एक लाइन खींचा गया है। तो यदि कोई लाइन त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींचा जाता है तो त्रिभुज की दो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है और दो समरूप त्रिभुज बनाती है। जैसे कि यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी और समरूप है त्रिभुज ए डी ई का, तो हम लिख सकते हैं ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी, जो कि ए डी बाई ए बी को हम लिख सकते हैं ए डी प्लस 2 इज इक्वल टू, और ए ई की जगह में हम वैल्यू पुट करते हैं 1.5 डिवाइड बाई, और ए सी की जगह हम लिख सकते हैं 4.5 इज इक्वल टू, ये 0.5 और 0.5 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10 कैंसिल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ए डी डिवाइड बाई ए डी प्लस 2 इज इक्वल टू 15/45, और 15 और 45 कैंसिल होके मेरा बनेगा 1/3। तो हम लिख सकते हैं 3 ए डी इज इक्वल टू और ए डी प्लस 2, जो कि मेरा जो है 3 ए डी माइनस, अगर ए डी इधर आ जाएगा तो 3 ए डी माइनस ए डी इज इक्वल टू मेरा होगा 2। 3 ए डी माइनस ए डी अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 ए डी मेरा बनेगा 2 ए डी इज इक्वल टू 2। तो मेरा जो है ए डी इज इक्वल टू निकल कर आ जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 1। तो ए डी का वैल्यू मेरा कितना निकलेगा 1 सेंटीमीटर, जो कि क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर मेरा डी है। क्वेश्चन नंबर 27, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो इस कसौटी को साइड एंगल साइड के नाम से जाना जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट है। क्वेश्चन नंबर 28, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो इस फिगर में क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर मेरा बी सही है, क्योंकि कोण ए बराबर है उसके संगत कोण बी के बराबर है, कोण बी जो है उसके संगत कोण क्यू के बराबर है, कोण सी उसके संगत कोण आर के बराबर है। तो इस तरह से हम देखते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर का, जो कि क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। क्वेश्चन नंबर 29, यदि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा का अनुपात 4:9 हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो सपोज दो त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी, और एक त्रिभुज ले लेते हैं पी क्यू आर, जो कि ए बी भुजा जो है संगत है पी क्यू का, जो कि ये रेशियो दिया हुआ है, कितना का रेशियो दिया हुआ है 4:9 का रेशियो दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि एरिया त्रिभुज ए बी सी डिवाइड बाई एरिया त्रिभुज पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी भुजा का स्क्वायर प्लस पी क्यू भुजा का स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ से अगर निकालते हैं तो ए बी में दिया हुआ 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा पी का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16/81 ये रेशियो में होगा, तो 16:81 का रेशियो में होगा। तो जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर मेरा डी। क्वेश्चन नंबर 30, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है, उसके शीर्षलंब की लंबाई क्या होगी। तो एक समबाहु त्रिभुज में हमें शीर्षलंब की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक समबाहु त्रिभुज में अंतःकोण जो है 60 डिग्री का 60 डिग्री का बनाता है। ठीक है, अगर यहाँ से अगर हम एक शीर्षलंब अगर खींचते हैं तो ये शीर्षलंब का हमको लंबाई ज्ञात करना है, जिसका एक भुजा जो है त्रिभुज का, हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा जो है बराबर होता है। तो यहाँ पर ये मान लो कि ए त्रिभुज ए बी सी अगर हम दिए हैं तो बी सी टोटल जो है इसका आधार जो है 2a है। अगर यहाँ से अगर हम ए से लेकर डी तक अगर हम परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं, शीर्षलंब डालते हैं, तो बी डी मेरा हो जाएगा, कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है, हाफ हो जाएगा। तो हम निकाल सकते हैं 10 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है ए डी बाई क्या हो जाएगा बी डी। तो 10 60 का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू ए डी डिवाइड बाई बी डी का मान है ए। तो यहाँ से ए डी इज इक्वल टू मेरा निकल के आ जाएगा √3a, जो कि ए डी मेरा जो है शीर्षलंब को दिखाएगा, जो कि शीर्षलंब की लंबाई क्या हो जाएगा शीर्षलंब की लंबाई √3a हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। क्वेश्चन नंबर 31, त्रिभुज ए बी सी में
ए बी इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ए सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है तथा बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया है, तो कौन बी का मान क्या होगा। सपोज एक हम ट्राइंगल बनाते हैं जो कि ए बी सी हम ले लेते हैं और ए बी इज इक्वल टू 6√3, ए बी का जो वैल्यू जो दिया हुआ है 6√3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ए सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अगर हम पाइथागोरस फार्मूला अगर अप्लाई करते हैं तो अगर लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर अगर हो जाता है कर्ण का स्क्वायर के बराबर, तो कौन भी हम समझेंगे कि 90 डिग्री का मेरा बनेगा। तो सपोज पाइथागोरस फार्मूला अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करते हैं तो हम जानते हैं कि हम लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 6√3 का स्क्वायर प्लस बी सी का वैल्यू दिया है 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का वैल्यू दिया हुआ है 12 का स्क्वायर। तो 36 इंटू 3√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और 12 का स्क्वायर 144 हो गया। ठीक है, 36 को अगर 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 आता है और 108 प्लस 36 इज इक्वल टू 144। तो 144 इज इक्वल टू 144 आ गया दोनों तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा, क्योंकि कौन भी मेरा 90 डिग्री का मेरा कौन बनाए। क्वेश्चन नंबर 32, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त की सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा हो सकता है। ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए मेरा सही। क्वेश्चन नंबर 33, वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है जो कि वृत्त का ओ सेंटर को दिखा रहा है और ओपी जो है वृत्त की त्रिज्या है और पी क्यू जो है स्पर्श रेखा की लंबाई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ओपी, तो यहाँ पे ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर होता है। तो ओपी का वैल्यू दिया हुआ है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू का वैल्यू दिया हुआ है। अभी ओ क्यू मतलब त्रिज्या हमको निकालना है, तो ओ क्यू का स्क्वायर का वैसे ही रहेगा प्लस पी क्यू दिया हुआ है 12। तो 12 का स्क्वायर अगर करते हैं तो यहाँ से 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169 आता है और 12 का स्क्वायर करते हैं तो मेरा ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस और 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144। तो ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144। अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे मेरा निकल के आ जाएगा ओ क्यू इज इक्वल टू 169 में 144 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 मेरा बनेगा। ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो ओ क्यू इज इक्वल टू मेरा कितना बनेगा √25। तो √25 का वैल्यू होता है 5। तो ओ क्यू जो है त्रिज्या जो है तो उस वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, जो कि क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। क्वेश्चन नंबर 34, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक डायग्राम बना लिए हैं और जो कि OP जो है वृत्त की त्रिज्या को दिखा रहा है और PQ जो है इस वृत्त का स्पर्श रेखा की लंबाई है। तो इस डायग्राम से हम त्रिभुज और PQ में हम पाइथागोरस फार्मूला का अप्लाई करके जो है हम इस वृत्त की त्रिज्या हम निकाल लेते हैं। तो OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। तो OQ का वैल्यू दिया हुआ है 25, तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ दिया हुआ है 24 का स्क्वायर। अगर 25 का अगर स्क्वायर 25 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 625 मेरा निकल के आता है और OP का स्क्वायर प्लस 24 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 576 निकल के आएगा, जो कि ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 576। अगर हम 625 को अगर 576 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा आएगा 49, जो कि ओपी इज इक्वल टू मेरा आ जाएगा ओपी इज इक्वल टू √49, जो कि ओपी का वैल्यू मेरा मिलेगा और 7 सेंटीमीटर, जो कि वृत्त के त्रिज्या मेरा जो है 7 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट है।
क्वेश्चन नंबर 35, दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है, तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक डायग्राम बना लिए हैं, जो कि बड़े वाले वृत्त का जो है त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या के क्या होती है, लंबवत होती है। तो इस तरह से हम इस डायग्राम में त्रिभुज ओ ए बी से हम यहाँ से पाइथागोरस फार्मूला अप्लाई करके यहाँ से ए बी का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो मेरा क्या हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ओ बी का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का वैल्यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी का हमको वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से 5 का स्क्वायर 25 बनेगा मेरा और 3 का स्क्वायर मेरा 9 बनेगा। तो इधर आके मेरा -9 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर मेरा बनेगा। तो 25 में 9 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मेरा 16 होगा। तो 16 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, हम ए बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं 4। और हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से वृत्त की किसी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करती है। तो ये अगर मेरा जो होती है तो और यहाँ पे बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बी डी इज इक्वल टू 4 का डबल हो जाएगा, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर मेरा ए मेरा राइट है। नंबर 36, थीटा केंद्रीय कोण और आर त्रिज्या वाले त्रिज्यक खंड का क्षेत्रफल है। तो हम जानते हैं कि त्रिज्यक खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 होता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर मेरा बी मेरा। क्वेश्चन नंबर 37, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम व्यास कहते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर 38, आर त्रिज्या वाले वृत्त की उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर थीटा कोण आंतरित करती है। तो हम जानते हैं कि उस चाप की लंबाई होता है 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री, जो कि क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर सी जो कि मेरा राइट है। क्वेश्चन नंबर 39, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यक खंड का क्षेत्रफल क्या होगा जो केंद्र पर 60 डिग्री कोण आंतरित करती है। तो हम जानते हैं त्रिज्यक खंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री होता है। और यहाँ से पाई का वैल्यू हम पुट कर देते हैं, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो आर स्क्वायर तो 6 इंटू 6 और थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिख देते हैं डिवाइड बाय 360 करते हैं। तो यहाँ से 1 0 कैंसिल, ऊपर से 1 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से 6 6 36 और यहाँ से डायरेक्ट 36 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा बनेगा 22 इंटू 6 डिवाइड बाई 7 और 22 को 6 से अगर मल्टीप्लाई करने पर मेरा बनता है 132 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 132 पर 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। क्वेश्चन नंबर 40, एक घोड़ा एक मैदान में 7 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, तो उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो हम जानते हैं कि यहाँ से त्रिज्या दिया हुआ है r इज इक्वल टू 7 मीटर दिया हुआ है और वृत्त का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो है घोड़ा जो है चारों तरफ से घास चर सकता है ना, तो वहाँ पे एक वृत्त सर्कल बनाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू होता है 22/7 और त्रिज्या दिया हुआ है 7 मीटर दिया हुआ है, तो 7 इंटू 7, तो यहाँ से अगर कैंसिल करते हैं तो मेरा 22 को 7 से गुना करेंगे तो 7 में 14 के 4 55 154 मीटर स्क्वायर आएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर मेरा डी है।